जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए जीके प्लस साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। ये साथियों सेट नंबर 22 है। इससे पहले 21 सेट हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। इसमें साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एकदम रैपिड फायर तरीके से देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न साथियों रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हैं बच्चा, ऐसे प्रश्न बच्चा पेपर में 110% छपते हैं बच्चा। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो बच्चा देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न, आप सभी के समक्ष आ चुका है। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है? वक्रता केंद्र, फोकल लंबाई, पोल, फोकस। तो देखिए बच्चा आपसे क्या कहा है उसने, आपसे कहा है कि कौन जो है दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर। तो प्रतिबिंबित सतह ये हो जाती है, ये हो गई दर्पण की प्रतिबिंबित सतह बच्चे। तो देखिए ये हो गई दर्पण की सतह, और ये एक जो रेखा है काल्पनिक होती है, इस रेखा को बच्चा कहा जाता है मुख्य अक्ष। ये सभी जानकारी हम आपको दे रखे हैं आपको। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हम सभी आपको जानकारी दे रखी। यहाँ कहीं पर होता है वक्रता केंद्र सी, और यहाँ कहीं पर होता है फोकस, फोकस बिंदु एफ। और इस पर बेटा देखिए क्या कहता है साथियों, प्रतिबिंबित सतह पर ही इसका कलर चेंज कर लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लैक पॉइंट पर साथियों क्या होता है? पोल, यानी कि दर्पण का ध्रुव होता है। तो ये प्रतिबिंबित सतह पर ही स्थित होता है। तो पोल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? बच्चा कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव बच्चा, वैद्युत धारा के द्वारा ही चुंबकीय प्रभाव बनता है। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो बच्चा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, ये तीनों तो बच्चा विद्युत के द्वारा होते हैं। ये तीनों किसके द्वारा? ये विद्युत के द्वारा होते हैं बच्चा। और बात करें संकुचन प्रभाव, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये विद्युत के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। ये विद्युत के द्वारा नहीं होता तो किसके कारण? ये बच्चा एक प्रकार का संकुचन प्रभाव है, ये आवर्त सारणी के तत्वों से संबंधित है। बस आप मोटे तौर पर इतना जान लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्योहार है बच्चे? केरल का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का, कश्मीर का। तो बच्चे दुर्गा पूजा जो हो जाता है ये पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्योहार है। पश्चिम बंगाल में बच्चा इसके अलावा क्या क्या मनाया जाता है? इसके अलावा बच्चे लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, होली, जन्माष्टमी, क्रिसमस आदि ये सभी त्योहार पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या बन जाएगा? 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। देखिए हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीके से। मान लीजिए ये कोई एक निकाय है बच्चा, ये कोई एक निकाय है, ये आप बात को मानकर चलिए बच्चा, ठीक है। इसमें एक बल लग रहा है इधर की ओर, इस दिशा में लग रहा है, और एक बल इसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इधर की ओर हो जाएगा। एक बल इधर की ओर और एक बल इधर की ओर। और इनकी एक विशेषता है कि ये दोनों समान है। अगर ये बच्चा 10 न्यूटन है, अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन रहेगा। तो बच्चा ये दोनों ही एक तरफ इधर बल लगा रहा है और उधर वो समाप्त किए दे रहा। ये बच्चा संतुलन बल का कारण है, ये इधर की ओर खींच रहा है उतने बल से, और ये उतने ही बल से इधर की ओर खींच रहा है। तो ये जो निकाय है, ये जो वस्तु है बच्चा, ये शून्य बल का अनुभव करेगी। ये बच्चा कोई भी बल का अनुभव नहीं करेगी। ऐसे बलों को संतुलित बल कहा जाता है बच्चे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये रहा। क्या कहता है? कहता है एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है कितने परमाणुओं से? 4 परमाणुओं से, 1 परमाणुओं से, 3 परमाणुओं से, 5 परमाणुओं से। बच्चा देखिए, एक यहाँ पर बात हम आपको बता देते हैं। वैसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो बच्चा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो ये। फिर उसके अंतर्गत जब कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़ा हो, जब कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच केवल और केवल एकल बंध हो, तो बच्चा उसको कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन श्रेणी कहा जाता है। और एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है बच्चे? एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? देखिए, अगर C की संख्या यानी कि कार्बन, C का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन की संख्या N है तो उसके अंतर्गत H की संख्या, इस मतलब कार्बन की जो N संख्या है तो इसके दुगना 2N प्लस 2, दुगने से 2 अधिक हो जाएगा। अब ये बात कैसे ये काम करती है देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कार्बन की संख्या 1 ली, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 ली, तो बच्चा 1 को लिखो या ना लिखो वो तो लिखा ही है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दे ताकि आपको कोई साथियों कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हमने 1 लिया कार्बन, अब इससे दोगुने से 2 अधिक, यानी कि बच्चा 1 का दुगुना हो जाएगा 2 और उसमें 2 और जोड़ देना है, ये हो जाएगा 4। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों मेथेन। ये बन गया मेथेन, ये बन गया मेथेन। अब इसी तरीके से बच्चा, इसी तरीके से देखिए, अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 ले ले तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H की संख्या कितनी हो जाएगी? तब H की संख्या हो जाएगी 6। H की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तब ये बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा एथेन, ये बन जाएगा एथेन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं साथियों पहले अपनी साइंस वाली क्लासों में जो चैप्टर वाइज चला रहे थे। तो चलिए देखिए हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है कितने परमाणुओं से। तो देखिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए एथेन का पूछा है, तो ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ये एकल बंध के द्वारा जुड़े। हम इसको समाप्त कर देते हैं। अब देखिए एथेन का, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन। अब बाकी बचा साथियों, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये अधिकतम 4 बंध बना सकता है। तो एक एक तो इसने अपने कार्बन के साथ ही बना लिया, बचे 3, 1 2 3, 1 2, देखिए 1 2 3। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चा, क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों कार्बनों ने 4-4 साथियों बंध बना लिए हैं, यानी कि साझा कर लिया। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा बच्चे, ये हो गया हाइड्रोजन जुड़ गया, ये सभी हाइड्रोजन जुड़ गए। ये सूत्र आप मैंने देखिए क्या बताया था एथेन का, C2H6, C2H6। आप देख पा रहे होंगे जो ये C की संख्या है 1 और 2 हो गई, बाकी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा था प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे बच्चा, या कौन है? पंडित रविशंकर, स्वामी नारायण, सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर। तो बच्चा आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। इनके नाम में कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इनके नेम में 2 बार ही श्री श्री रविशंकर लगता है, इस बात को याद रखिएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब हुई? आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब हुई बच्चा? इसकी स्थापना 1982 में हुई। कब? सन 1982 में हुई थी बच्चा, ये भी याद रखिएगा। और 2016 में, कब बच्चा? 2016 में श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साथियों आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें क्या, किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है?
किसके प्रशासन के बारे में? गुप्त के, मौर्य के, प्रतिहार के, राष्ट्रकूट। तो बच्चा सबसे पहली बात तो ये जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे बच्चा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जी जो हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो भैया ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है आपका सही जवाब हो जाता है। इस तरीके से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है कि किसका विकास सिद्धांत, मतलब किस व्यक्ति के विकास सिद्धांत, किसका सिद्धांत मतलब किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। मतलब पहले बहुत अधिक जटिल रूप हुआ करता था, उससे अब तो बहुत सरल हो गया बच्चे। ये किसने बताया? लैमार्क ने, डार्विन ने, वेलेस ने, मेंडल ने। तो वैसा बच्चा ये बताया है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा, मतलब कि बसी का मतलब उपस्थित वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन, चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, फोर्टिफिकेशन। तो क्या कहा जाता है बच्चा? उसको कहा जाता है होमोजेनाइजेशन। यानी कि ऑप्शन सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। बच्चा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूध जो है वो ज्यादा समय तक चल सके, खराब ना हो और वो फटे ना। इसलिए ऐसा किया जाता है कि उसमें जो वसा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो समान रूप से सब कहीं वितरित हो जाते हैं। इस तरीके से दूध जो है जो भी रहता है वो एक समान अच्छा रहता है, फटने की संभावना कम हो जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि एक क्षार धातु है, इनमें से कौन? मैग्नीज, अल्मुनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। बच्चा बात करें सोडियम की तो ये एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। इसका सूत्र बच्चा Na है और इसका परमाणु क्रमांक बच्चा क्या है? परमाणु क्रमांक बच्चा इसका 11 है। कितना? 11 है। ये बातें याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा, कहता कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो देखिए सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है बच्चे? सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, क्या आपको पता है? सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। अब इसके भैया ये रिएक्शन किसके साथ करता है? ये बेरियम क्लोराइड के साथ करता है। Ba और बेरियम क्लोराइड के लिए हो जाता है Cl2। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है वही आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, तब ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस में बन जाएगा Ba यानी कि बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा बच्चे, BmSO4। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि बच्चा सल्फेट के विलयन से सोडियम को त्यागा गया और यहाँ के क्लोरीन के विलयन से बेरियम को त्यागा गया, यानी कि सोडियम और बेरियम ने एक दूसरे का स्थान ले लिया, यानी कि बच्चा दोनों का विस्थापन हो गया। तो ये दोनों का हुआ तो इसीलिए दोहरा विस्थापन होगा, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चा। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। आशा करते हैं एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है कौन सी कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? मतलब कौन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? कोशिका विभाजन में बता साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आ गया न्यूमेरिकल फिजिक्स का। ऐसे ही न्यूमेरिकल बच्चा आपके ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा में आएंगे।
रेलवे की परीक्षा, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये सभी प्रश्न आ सकते हैं। देखिए क्या कहता है, यदि 10 केजी भार की एक बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये रही गतिज ऊर्जा का सूत्र। देखिए होता है 1/2 एम और वी का स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? एम हो गया ये, और ये हुआ वी का स्क्वायर। ठीक, वी का स्क्वायर। एम का मतलब हो गया द्रव्यमान और वी का मतलब हो गया वेग या फिर गति। तो देखिए गतिज ऊर्जा को ई के बराबर में लिखा गया, गतिज ऊर्जा को ई के बराबर में। अब सूत्र है 1/2, फिर गुणा एम, एम का मान है बच्चा 10, फिर गुणे वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, वी है 20, तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दिया, या फिर सीधा सीधा 20 का स्क्वायर लिख देते हैं। 20 का स्क्वायर 400 होता है बच्चे, ये 400 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। इसको काटते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हुआ 5 गुणे 400, 5 चौके 20, और ये 2 जीरो लगे, ये हो गए 3 जीरो 2 पर, तो ये हो गया 2000। बच्चे 2000 ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये हो गया जूल। 2000 जूल कहां पर है? ये देख पा रहे होंगे आप, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Li3 इंटू LiN, Li3N, Li2N। तो बच्चा लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3N, Li3N होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। ऐसे सूत्रों को याद कर लीजिए करिए जो कंफ्यूजन जनरेट करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता है ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे का मतलब होता है भूरा, तो बच्चा इसको कह सकते हैं भूरी क्रांति। अगर आपसे पूछे तो भी वही चीज पूछ रहा है आपसे, ये बात को याद रखिएगा। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति आपसे पूछ रहा है, सीधा कहने का मतलब ये। भूरी क्रांति का संबंध बच्चे उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी बच्चे क्या हो जाता है? सही जवाब। तो बच्चा और भी चीजें याद रखिएगा बच्चे। क्या कहता है? कहता है कि चमड़ा से बच्चा कौन सी क्रांति? ब्राउन क्रांति होती है, ब्राउन क्रांति, ब्राउन क्रांति। और मछली से बच्चा, मछली से हो जाता है नीली क्रांति, मछली से नीली क्रांति। और बच्चे देखिए पीली क्रांति तिलहन से, हरित क्रांति गेहूं चावल मोटे अनाज से, श्वेत क्रांति दूध से, और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से। ये सभी क्रांतियां याद रखिएगा। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। आशा करते हैं ये आपको पहले से भी याद होगा साथियों। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है भारत में कौन से वनों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? यानी कि किसको? पर्वतीय जंगलों को, शुष्क भूमि को, रेगिस्तानी जंगलों को, झीलों को। तो बच्चा झीलों को आमतौर पर बच्चे क्या ज्वारीय जंगल कहा जाता है, ज्वारीय जंगल कहा जाता है। और इन्हीं को बच्चा मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? मैंग्रोव वन, मैनग्रोव कह लीजिए या मैंग्रोव वन कह लीजिए, बात एक ही है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? कहता है एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर यानी कि क्षमता क्या होगी? पावर का मतलब ये होता है क्षमता, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र बहुत ही इजी होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि फोकस दूरी जो है ये मीटर में होना चाहिए, इसमें मीटर में होना चाहिए। तो ठीक है बच्चा, देखिए मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगी किसमें? मीटर में। तो 1 ऊपर बटा में है और फोकस दूरी 50 है। अब इस 50 को मैंने 100 से भाग दिया तो ये बन गया मीटर में।
अब ये 100 ऊपर कर जाएगा गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएगा, सीधा कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए, अब बराबर में आपके पास क्या बनेगा, 100/50, 100/50, 100/50, जीरो से जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2। और लेंस की क्षमता का भैया सूत्र क्या होता है, डायोप्टर, तो 2 डायोप्टर हो गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि ये 100 कहां से कहां चला गया, ऊपर कैसे चला गया, तो आपके लिए एक तरीका ये भी काम कर सकता है कि ये सेंटीमीटर में इसकी लंबाई दी है, फोकल लंबाई, इसको पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 50/100, 50/100 क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो। अब जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.5, 0.5 मीटर, ये हो गया। अब यहां पर उसकी क्षमता निकाल लीजिए, पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर 1/फोकस दूरी मीटर में हो जाएगा, मीटर में। ठीक, ये देखिए, अब देखिए 1/0.5, 0.5, अब ये हो गया। अब देखिए यहां पर नीचे जीरो तो ऊपर एक, यहां पर दशमलव, सॉरी दशमलव है तो ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, ऊपर वाला हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 5। तो बच्चा 5 दूना 10, तो ये हो गया 2, ये आया 2। उस तरीके से भी 2 आ रहा है, इस तरीके से, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो बच्चा देखिए, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो बच्चा देखिए, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये तो बच्चा मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड शर्करा है बच्चे, ये मोनो है। जबकि माल्टोज क्या होता है, ये डाइसैकेराइड, ये क्या होता है बच्चा, ये होता है डाइसैकेराइड शर्करा। आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बच्चा डी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या, ऑप्शन डी बच्चे आपका सही जवाब होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है कि परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाता है। परिवर्तनीय संयोजकता कौन से तत्व दर्शाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संक्रमण तत्वों से, समूह तत्वों से, क्षारीय तत्वों से। देखिए बच्चा, हम आपको इसके विषय में एक जानकारी देते हैं। जिन तत्वों में बच्चा डी उपकोष उपस्थित होता है, वही परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। और डी उपकोष तभी उपस्थित होगा जब वे डी ब्लॉक के तत्व होंगे। डी ब्लॉक के जब तत्व होंगे तभी बच्चा उनमें क्या उपस्थित होगा, तभी उनमें डी उपकोष उपस्थित होगा। और डी ब्लॉक के तत्व बच्चा होते हैं संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन बी आपका इस तरीके से सही जवाब हो जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व की कैटेगरी में आते हैं। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं बच्चा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, लगभग में बताना होता है। पृथ्वी का कई बार हम बता चुके हैं, 6×10⁻24 केजी, 24 केजी। तो ये बच्चा कहां पर, ये आप देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी, बाबर की, बहादुर शाह की, अकबर की, औरंगजेब की। तो बच्चा देखिए, आपको हम बता दें, अकबर ने गुजरात को जीता। गुजरात को जीतने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया, फतेहपुर सीकरी को बना लिया। और इसको बच्चा विजय का शहर या जीता हुआ शहर भी कहा जाता है। और देखिए 1571 तक, 1571 से 1585 तक भैया उनका शासन किया वहां पर। और आपको ये भी बात याद रखना है कि फतेहपुर में पानी की कमी के कारण उन्होंने साथियों फिर से अपनी राजधानी बदल ली, फिर से साथियों आगरा कर ली, फिर से क्या कर ली, आगरा अपनी राजधानी को कर ली। समझ गए, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 12 साल तक अपनी राजधानी बनाकर रखा था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा, क्या कहता है, किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंततः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, मृदुतक, स्केलन काइमा,
ट्रेकीड कोलन काइमा। तो बच्चा ये होता है मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। इसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि जो क्रियात्मक रिक्त स्थान है वो बड़ी मात्रा में मिल सके। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है, सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है बच्चे? देखिए ये जो सफेद फास्फोरस है ये बच्चा एक मोमबत्ती के जैसा, यानी कि मोम के जैसा एक मुलायम होता है, समझे, मोम के जैसा मुलायम होता है। और ये धूप में बच्चा, धूप में क्या करता है, धूप में हो जाता है पीला। धूप में क्या हो जाता है बच्चों, धूप में हो जाता है पीला, जिस कारण ये साथियों अनुपयोग यानी कि खराब हो जाता है। धूप में हो जाता है पीला, इस कारण ये हो जाता है खराब। और बच्चा ये जहरीला बहुत होता है, इसीलिए इसको खुली वायु में रखना साथियों खतरे से खाली नहीं है। और बच्चा बात ये भी है कि ये खुली हवा में आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। इसमें पानी में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए क्या कहता है, कहता है यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? देखिए जो ज्यादा दिमाग वाला बंदा होगा वो इसको सॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर लगा देगा। यहाँ पर पूछा है हमसे बल, बल में पूछा है बल की मात्रा क्या होगी, मतलब बल कितनी मात्रा में लगेगा। अब बल का मात्रक क्या होता है बच्चे? बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन का मतलब एन हम लोग लिखते हैं, तो एन आप देख पा रहे होंगे, इसमें जे लिखा है, इसमें मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केवल एक ही में न्यूटन एन लिखा हुआ, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। वही आपका क्या होगा, वही आपका उत्तर होगा, बिना सोल्व करे आ गया आपका उत्तर। लेकिन फिर भी अब अगर सब में न्यूटन हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चा न्यूटन साहब ने नियम दिया कि बल बराबर यहां पर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर ma होगा। ये सूत्र हम कई बार आपको बताए हैं। तो F यानी कि फोर्स बराबर साथियों देखिए मास, यानी कि द्रव्यमान है 25 केजी, सॉरी ये 24 नहीं 25 है तो 25 लिख दिया। और ए मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मान है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका गुणा किया 25 अठे 200, 25 अठे 200, 200 न्यूटन भैया बल की मात्रा हो गई, जो कि ऑप्शन ए है। और हम आपको मुरकटिया विधि से सबसे पहले ही बतला चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसमें वेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं? ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, कवक, एंजियोस्पर्म। तो बच्चा वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। वेसल्स का मतलब बच्चे वाहिकाएं, वेसल्स का मतलब क्या होता है, वाहिकाएं। वाहिकाएं किसमें पाई जाती? तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उसमें पाई जाती हैं। उसमें क्या पाई जाती हैं? उसमें पाई जाती हैं वेसल्स यानी कि वाहिकाएं। उसमें बच्चों क्या होता है, दारू यानी कि जाइलम उपस्थित होता है, जो जमीन के अंदर से जड़ों के माध्यम से पेड़ के लिए जल तथा साथियों खाद्य पदार्थ को एकत्रित करता है, ऊर्जा को एकत्रित करता है और ऊपर की शाखाओं में भेजता है। समझ गए? ऐसे ही कुछ होते हैं जो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के पौधों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में लिंथेनाइट और एक्टिनाइट होते हैं? तो बच्चा आवर्त 7 में, आवर्त 7 में क्या होता है, आवर्त 7 में लिंथेन, सॉरी आवर्त 6 में, आवर्त 6 में, आवर्त 7 में तो बच्चा एक्टिनाइड होता है। आवर्त 6 में लिंथेनाइड, लिंथेनाइड हो गया, लिंथेनाइड आते हैं, समझे। और आवर्त 7 में, आवर्त 7 में क्या होता है बच्चे, आवर्त 7 में एक्टिनाइड, एक्टेनाइड हो गया बच्चा, ये एक्टेनाइड, ठीक है। ये सभी पाए जाते हैं। तो 6-7 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका बच्चे क्या होगा, सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कौन प्रजनन के समान नहीं है? बहु विखंडन विभाजन, पुनर्जनन, विखंडन, मुकुलन।
तो बच्चा देखिए बहु खंडन विभाजन, विखंडन विभाजन, मुकुलन विभाजन, ये सभी साथियों जो हैं ये प्रजनन का एक प्रकार है। तो ये तीनों है प्रजनन, ये तीनों है प्रजनन। ये भले ही अलैंगिक प्रजनन हो, लैंगिक प्रजनन हो, लेकिन ये साथियों प्रजनन का एक प्रकार है। और बात करें बच्चा पुनर्जनन की, पुनर्जनन ये साथियों प्रजनन के अंतर्गत नहीं आता बच्चा। ये किसके अंतर्गत आता है फिर? तो देखिए ये मान लीजिए कोई कोई चीज है, कोई व्यक्ति या कोई जीव या कुछ भी है, उसका कोई अंग किसी दुर्घटना या किसी तरीके से नष्ट हो गया, अगर वो फिर से निकल आता है तो उसको ही कहा जाता है पुनर्जनन। इसको पुनरुद्ध भवन भी कहा जाता है। अब अपनी ही रख लीजिए, जैसे मनुष्य है अपने नाखून काट देता है लेकिन वो कुछ समय बाद फिर से निकल आते हैं, यानी कि ये पुनर्जनन है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्रिया है, समझे। अब इसी तरीके से एक मछली होती है स्टार फिश, उसके यदि अगर शरीर का कोई भाग किसी दुर्घटना के कारण कट जाए तो कुछ समय पश्चात वो ऑटोमेटिक निकल आता है। तो इसको पुनरुद्ध भवन की क्रिया कहा जाता है या पुनर्जनन कह सकते हैं। तो यह प्रजनन का एक भाग नहीं है, समझे। इसमें कोई नया शिशु जन्म नहीं लेता है, जिसमें कोई नया जीव उत्पन्न हो या नया जीव बने उसको प्रजनन की क्रिया कहा जा सकता है। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, ये रहा। कहता है किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता? बच्चों टंगस्टन का किया जाता है। अब आप लोग से हम ये पूछते हैं कि इसका ही क्यों किया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका ही क्यों किया जाता है और किसी का क्यों नहीं किया जाता है? ये टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, चांदी का क्यों नहीं किया गया, निकेल का क्यों नहीं किया गया, लोहे का क्यों नहीं किया गया, जबकि टंगस्टन से मजबूत लोहा है, इसका क्यों नहीं किया गया? ये कारण आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, बेहतरीन प्रश्न। कहता है जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बच्चे जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, जीपीएस का मतलब लोकेशन होता है और लोकेशन का मतलब सही पोजीशन पे आप पहुंच जाते हैं लोकेशन के माध्यम से, समझे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कौन से तत्व की दो कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं? नियोन, आर्गन, हीलियम और क्रिप्टॉन। तो बच्चा ये देखिए पहले नियोन। नियोन भैया परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक बच्चा होता है 10। परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है 10। तो देखिए जब ये मान लीजिए इसका क्या है, ये मान लीजिए इसका वो है बच्चों नाभिक। अब देखिए जब इसकी एक कक्षा ये हुई तो एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नील्स बोर के अनुसार साथियों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझे, ये 2 आ गए। अब तीसरी कक्षा में देखिए, मतलब दूसरी कक्षा में ये रहा दूसरी कक्षा, ये रहा दूसरी कक्षा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा नियोन तत्व की दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हैं। तो यही आपका हो जाएगा सही जवाब। यही बच्चे क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं आगे प्रश्न बच्चों है नहीं, आगे प्रश्न है नहीं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बच्चे, क्या प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और जो हमने आपसे पूछा था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही क्यों बना रहता है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे बच्चा। और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और साथियों अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और साथियों चैनल पर नए हो बच्चा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।